Flange section: the section if there is no relative moment between flange and web is called flange section. Width of flange section. Width of flange section. पहला है इसमें आइसोलेटेड फ्लेंज सेक्शन। नोट पॉइंट: टी बीम में सेक्शन की डिजाइन स्पान अपान 10 से स्पान अपान 20 तक की लिया जाता है और लाइट वेट इक्वल टू स्पान अपान 15 टू स्पान अपान 20। मीडियम वेट की हम बात करें तो स्पान अपान 12 टू स्पान अपान 15 एंड हैवी वेट की बात करें तो स्पान अपान 10 टू स्पान अपान 12। आइसोलेटेड फ्लेंज सेक्शन, यह मेनली दो प्रकार का होता है, टी बीम और एक एल बीम। टी बीम में फ्लेंज सेक्शन की जो विड्थ होती है, फ्लेंज की विड्थ इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल नॉट अपान बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। और एल बीम की केस में फ्लेंज सेक्शन की जो विड्थ होगी मिनिमम ऑफ 0.6 एल नॉट अपान एल नॉट प्लस 4 प्लस बी नॉट बी डब्ल्यू अथवा बी, इनमें से जो भी मिनिमम होगी उसको लिया जाएगा, जहाँ पर एल नॉट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट हो जाएगा। टी बीम अपनाने से लगभग 40% कंक्रीट और 50% स्टील की बचत होती है जब स्लैब स्पान ग्रेटर देन 4 मीटर तक हो। टी बीम की व्यवस्था की जाती है। बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम। बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम, इसमें ये देखते हैं इसका स्पान दिया गया है और इसमें भी वही दो केस बनता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 के अनुसार। पहला है टी बीम और दूसरा है एल बीम। टी बीम में हम फ्लेंज सेक्शन की विड्थ की यदि बात करें तो मिनिमम ऑफ एल नॉट अपान 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 DF और सेकंड हो जाएगा B1/2 प्लस B2/2 प्लस BW। इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको कंसीडर कर लेंगे। एल बीम की यदि हम बात करें तो इसके फ्लेंज की जो विड्थ होगी वह मिनिमम ऑफ एल नॉट अपान 12 प्लस BW प्लस 30F होगा, या फिर B3/2 प्लस BW। इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको हम लेंगे। अब आइए देखते हैं एनालिसिस ऑफ फ्लेंज सेक्शन। केस फर्स्ट, बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड केस के सेक्शन में, बैलेंस्ड सेक्शन के केस में देखते हैं ये एनालिसिस है, इसका जो है फिगर वगैरह ये दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद केस 2 में XU लेस देन आर इक्वल टू DF न्यूट्रल एक्सिस लाई ऑफ फ्लेंज, तो उस केस में ये एनालिसिस किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें लीवर आर्म D - 0.42x और ये सब पूरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू T, तो 0.36 FCK इंटू BF इंटू X इक्वल टू 0.87 FY AST से हम XU का मान निकाल सकते हैं।
एक्स यू लेस देन आर इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लेंज, तो मान सही होगा। एम आर की बात करें तो कंप्रेशन जोन में 0.36 एफ सी के इंटू बी एफ एक्स यू कोष्टक के अंदर डी माइनस 0.4 एक्स यू हो जाएगा, और एम आर इन टेंशन जोन में 0.87 एफ वाई एस टी कोष्टक के अंदर डी माइनस 0.42 एक्स यू हो जाएगा। नोट पॉइंट, इफ न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लेंज देन सेक्शन बिहेवियर लाइक नॉर्मल रेक्टेंगुलर सेक्शन। केस थर्ड, जब एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ देन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन वेव। पहला है एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ लेस देन आर इक्वल टू 3/7 एक्स यू, और सेकंड इसका केस है कि एक्स यू जब ग्रेटर देन डी एफ एंड डी एफ ग्रेटर देन 3/7 एक्स यू, तो उस केस में ये इसका डायग्राम देख सकते हैं। चलिए आप एनालिसिस को कर लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं। इतना डिटेल में फ्रेंड्स पूछता नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा इसको हम स्किप कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं डिजाइन ऑफ बीम। यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही रहता है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। इफेक्टिव लेंथ अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, सिंपली सपोर्टेड बीम एल इफेक्टिव इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल सी प्लस डी अपॉन, या फिर एल सी प्लस B1/2 प्लस B2/2, इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे। कंटिन्यूस बीम के केस में जब सपोर्ट विड्थ लेस देन L1/12 इफेक्टिव स्पान सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह लिया जाता है। B1 B2 लेस देन L/12, तो L इफेक्टिव इक्वल टू मिनिमम ऑफ LC प्लस डी, या फिर LC प्लस B1/2 प्लस B2/2, इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको हम लेंगे। सेकंड केस है कि जब सपोर्ट विड्थ ग्रेटर देन LC/12 आर 600 mm, इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको लेंगे। तो L इफेक्टिव इक्वल टू मिनिमम ऑफ LC प्लस D/2, या फिर LC प्लस W/2 इसका मिनिमम होगा। कैंटिलीवर बीम की यदि हम बात करें तो वन एंड इज फिक्स, और दूसरा है वन एंड इज कंटिन्यूअस। जब वन एंड इज फिक्स्ड तब एल इफेक्टिव का मान कैंटिलीवर बीम का LC प्लस D/2 होगा, और जब वन एंड इज कंटिन्यूअस देन कैंटिलीवर बीम का L इफेक्टिव इक्वल टू LC प्लस W/2 होगा। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका L इफेक्टिव इक्वल टू कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा। आप इसमें फिगर भी देख सकते हैं। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट की यदि हम बात करें तो इसमें पहला है टेंशन। AST मिनिमम इक्वल टू 0.85/FY इंटू BD। सेकेंड है, और इसी में दूसरा टाइप है AST मैक्सिमम इक्वल टू 0.04 BD। टेंशन में AST मिनिमम
0.85/FY/VD और मैक्सिमम AST 0.04 VD हो जाएगा। कंप्रेशन की यदि हम बात करें तो ASC मिनिमम इक्वल टू 0, ASC मैक्सिमम इक्वल टू 0.04 VD हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट की यदि बात करें तो इसमें पहला है मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग मैक्सिमम ऑफ फ्लाविंग। पहला है डाया ऑफ बार इफ बार न आर ऑफ इक्वल डाया, डाया ऑफ लॉन्गर डाया बार इफ बार आर ऑफ अनइक्वल डाया। थर्ड है नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। सेकेंड इसमें है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग FE 250 के लिए 300 mm, FE 415 के लिए 180 mm और FE 500 के लिए 150 mm स्पेसिंग रखते हैं। नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर, नॉमिनल कवर निम्न कारकों पर डिपेंड करता है: टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, फायर रेजिस्टेंस, एक्सपोजर कंडीशन और मिनिमम नॉमिनल कवर। माइल्ड के लिए 20 mm, मॉडरेट के लिए 30 mm, सीवर के लिए 45 mm, वेरी सीवर के लिए 50 mm एंड स्ट्रीम के लिए 75 mm कंसीडर करते हैं। नोट पॉइंट 20 उपरोक्त मान को रेनफोर्समेंट के डाया ऑफ उपरोक्त मान को रेनफोर्समेंट के डाया ऑफ 12 mm आर लेस देन यूज करने की स्थिति में 5 mm कम किया जा सकता है। 50 उपरोक्त मान को M35 से अधिक ग्रेड यूज करने पर मिनिमम नॉमिनल कवर को 5 mm कम किया जा सकता है। डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन। इसमें पहला है सेक्शन साइज इज गिवन एंड एरिया ऑफ सेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। स्टेप फर्स्ट है कि कैलकुलेट BMU एंड स्टेप 2 में कैलकुलेट MR लिमिटेड 0.148 FCK BD² फॉर FE 250 और 0.138 FCK BD² FE 415 एंड 0.133 FCK BD² FE फॉर FE 500 के लिए। स्टेप 3 में इफ MMU less than or equal to MR limit, then section will be designed as singly reinforcement section। स्टेप 4 की यदि हम बात करें if BMU greater than MR limit, then section will be designed as doubly reinforcement section। स्टेप 5 में सेम section is balanced XU equal to XU limit, AST1 can be calculated equal to C equal to calculated C equal to T। यहाँ से हम फार्मूला देख लेंगे। 0 C equal to होता है 0.36 BXU लिमिट FCK equal to
टी इक्वल टू होता है 0.87 FY AST1, यहाँ से फार्मूला निकाल के और XU AST1 भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 6 में हम कैलकुलेट रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन फॉर विच रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू BMU माइनस MR। लिमिट से कैलकुलेट ASC एंड AST2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्टेप 7 में AST2 कैन बी कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट रिमेनिंग इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST2 कोष्टक के अंदर D माइनस D डैश। तो यहाँ से हमको AST2 प्राप्त हो जाएगा। AST इक्वल टू होता है AST1 प्लस AST2। स्टेप 8 की यदि हम बात करें तो AC कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। FSC माइनस फ्रॉम टेबल, FSC फ्रॉम टेबल। BM रिमेनिंग इक्वल टू FSC माइनस FCC इंटू ASC कोष्टक के अंदर D माइनस D डैश। स्टेप 9 में ASTR ASC कैलकुलेटेड शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट। AST मिनिमम इक्वल टू AST मिनिमम इक्वल टू 0.85 अपॉन FY इंटू BD। AST मैक्सिमम इक्वल टू 0.04 BD और ASC मिनिमम इक्वल टू 0। इसको देख लीजिएगा, ये शो नहीं हो रहा है ASC मिनिमम और ASC मैक्सिमम। आगे देखते हैं शियर रेनफोर्समेंट। द बेंडिंग ऑफ बीम cracks a tendency of particles to slide upon each other within beam. This tendency is called shear. एक बार फिर देखते हैं। The bending of beam cracks a tendency of particles to slides upon each either within beam. This tendency is called shear. shear stress वेरिएशन, ये आपको देख सकते हैं shear stress वेरिएशन। इसमें डायग्राम भी दिखाया गया है। इसमें टाउ इक्वल टू VA बार अपॉन IB। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट से याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल कई बार पूछ लेता है। टॉप एंड बॉटम में टाउ इक्वल टू 0। न्यूट्रल एक्सिस पर टाउ एवरेज इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज। शियर स्ट्रेस वेरिएशन ओवर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ RCC। शियर स्ट्रेस वेरिएशन ओवर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ RCC। अब इसके वेरिएशन के देखें तो टॉप न्यूट्रल एक्सिस का जो टॉप पोर्शन होगा इसमें पैराबोलिक अप टू न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर अप टू टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब x1 माइनस x1 सेक्शन पर टाउ इक्वल टू 0 होगा और T1 तथा T2 का डिफरेंस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे और CG ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट के ऊपर हमेशा कांस्टेंट होता है। इस प्रकार टाउ हमेशा कांस्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ क्रैक्स, पहला है शियर क्रैक्स या वेब शियर क्रैक्स एट सपोर्ट 45 डिग्री। फ्लेक्सुरल क्रैक की हम बात करें तो एट 90 डिग्री एंड फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स की बात करें तो एट एंगल ऑफ 45 टू 90 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको कॉर्नर पर दिख जाएगा और बीच में
90 डिग्री पर ये फ्लेक्सुरल क्रैक हो जाएगा और ये कॉर्नर पर ये सपोर्ट पर शियर क्रैक या वेब क्रैक देखने को मिलेगा। और यहाँ बीच में इसके जो हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सुरल शियर क्रैक बोल देंगे। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फेलियर की यदि हम बात करें तो पहला है डायगोनल टेंशन फेलियर ड्यू टू लार्ज शियर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट एट 45 डिग्री सपोर्ट हमको पर डायगोनल टेंशन फेल्योर देखने को मिलता है। फ्लेक्सुरल शियर फेल्योर सेकंड आता है। यह ड्यू टू लार्ज बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स एट 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल बट व्हेन फ्लेक्सुरल क्रैक अकर इन कॉम्बिनेशन विथ डायगोनल टेंशन क्रैक देन inclined at 45 to 90 डिग्री with horizontal। थर्ड देखते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर। डायगोनल कंप्रेशन फेलियर की यदि हम बात करें तो यह अकर अंडर लार्ज शियर फोर्स, यह सामान्यतः बीम में देखने को मिलता है जिसमें कंक्रीट क्रश होकर बाहर निकलने लगता है और सरिया दिखने लगती है। टाउ बी इज नॉट ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी, इट इज द function of grade of concrete and percentage of longitudinal tension reinforcement. Its value is referred from table 190 F is I 190 F IS 456 2000। कंक्रीट ग्रेड दिया गया है और टाउसी मैक्स की वैल्यू भी दिया गया है। M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5, M35 के लिए 3.7 एंड M40 और एवो के लिए 4 लिया जाता है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ शैल बी obtained by the following इक्वेशन। टाउ बी इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी हो जाएगा, जहाँ पर वी यू शियर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बीम्स ऑफ varying depth, beams of varying depth, tau v equal to vu plus minus mu upon d tan beta upon bd, जहाँ पर tau v vu b are the same as mu equal to bending moment at the section and beta equal to angle between the top and the bottom ends of the beam. The negative sign is the formula applied where the bending moment mu greater अधिक numerically in the same direction as the effective depth d greater than, and the positive sign used when the moment कमान मिनिमम यानी कि कम होता है न्यूमेरिकली इन दिस डायरेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर।
इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यदि देखें तो पहला है कि बेंडिंग मोमेंट का मान यदि बढ़ेगा तो डी का मान भी बढ़ेगा और निगेटिव साइन कंसीडर किया जाएगा। बेंडिंग मोमेंट का मान ज़्यादा है और डी का मान भी ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा। अब देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, ये आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी दिया गया है। पहला है, सेकंड है एट फेस, एट ये सपोर्ट एट फेस, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन फॉर शियर। फर्स्ट है जब कंप्रेशन इंट्रोड्यूस होगा तो क्रिटिकल सेक्शन डी दूरी पर होगा। जब कंप्रेशन इंट्रोड्यूस होगा तो क्रिटिकल सेक्शन डी दूरी पर होगा। आप ये पहले वाले में डी दूरी पर देख सकते हैं। और जब कंप्रेशन इंड्यूस नहीं हो तो क्रिटिकल सेक्शन फेस पर होगा। जब कंप्रेशन इंट्रोड्यूस नहीं हो तो क्रिटिकल सेक्शन फेस पर होगा। जब हैवी लोड सपोर्ट से सेकंड 2D, जब हैवी लोड सपोर्ट के 2D दूरी के अंदर आ रहा हो तो उस केस में भी क्रिटिकल सेफ फेस पर होगा, सेम फेस पर होगा। एक बार फिर से देखते हैं, जब पहला नंबर क्या दिया गया है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर। यह फ्रेंड्स यह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको देखना भी जरूरी है। एक बार और देखते हैं, जब पहला है जब कंप्रेशन इंट्रोड्यूस होगा तो क्रिटिकल सेक्शन डी दूरी पर होगा। सेकंड है जब कंप्रेशन इंट्रोड्यूस नहीं हो तो क्रिटिकल सेक्शन फेस पर होगा। और जब हैवी लोड सपोर्ट के 2D दूरी के अंदर आ रहा हो तो उस केस में भी क्रिटिकल सेक्शन फेस पर होगा। आगे देखते हैं डिजाइन स्टेप ऑफ शियर। स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट फेस्टेड शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन एंड स्टेप 2 में कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस एट क्रिटिकल सेक्शन। स्टेप 3 में टेक द वैल्यू ऑफ टाउ सी फ्रॉम टेबल 19 ऑफ IS 456 एंड आल्सो टाउ सी मैक्स फ्रॉम टेबल 20 ऑफ IS 456। स्टेप 4 में इफ टाउ वी लेस देन और इक्वल टू टाउ सी लेस देन टाउ सी मैक्स देन no shear reinforcement is required, but if tau v less than tau c then minimum shear reinforcement is provided। फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ASB अपॉन BSV ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। इसमें केवल ये वाला फार्मूला बस आप याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं। स्टेप 5 में टाउ सी लेस देन टाउ वी लेस देन और इक्वल टू टाउ सी मैक्स देन शियर रेनफोर्समेंट इज डिजाइंड फॉर रजिस्टिंग शियर फोर्स इज गिवन VUS टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD। स्टेप 6 में शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बाई फॉलोइंग दियर वेज वर्टिकल, B inclined strip, C bent up with vertical strip। यदि हम पहला वर्टिकल की बात करें तो शियर रेनफोर्समेंट VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SB हो जाएगा। और इंक्लाइंड स्ट्रिप के केस में हम यदि बात करें तो VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू D अपॉन SV कोष्टक के अंदर साइन अल्फा प्लस कास अल्फा हो जाएगा।
स्टेप 7 में मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स देखते हैं, जिसको SV से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 7 में मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स SV लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ स्टेप 6 और RASV upon ASU greater than or equal to 0.4 upon 0.87 FY or 0.75 D and D for vertical and inclined stirrups respectively are 300 mm। इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे। इसके बाद आता है बॉन्ड एंकरेज कर्टलमेंट। बॉन्ड एनकरेज कर्टलमेंट की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसमें सबसे पहले देखते हैं। फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ इक्वल टू V अपॉन N पाई फाई इंटू L A लीवर आर्म। नोट पॉइंट इन केस ऑफ बॉन्ड फेल्योर द मोस्ट economically ways to make it safe is by providing more number of smaller dia bar। नोट पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ बॉन्ड फेल्योर द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू मेक इफ सेफ इज बाई प्रोवाइडिंग मोर नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार। एनकरेज बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पर टाउ सी मैक्स का वैल्यू दिया गया है और ग्रेड दिया गया है। M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5, M35 के लिए 3.7 एंड M40 और एबो के लिए 4 कंसीडर किया जाता है। एंकरेज बॉन्ड स्ट्रेस की यदि हम बात करें तो इसको देख सकते हैं आप। डेवलपमेंट लेंथ LD इक्वल टू 0.87 FY 5 अपॉन 4 इंटू टाउ BD, जहाँ टाउ BD डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है। LD इक्वल टू 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD WSM के लिए, और LSM के लिए LD इक्वल टू 0.87 FY 5 अपॉन 4 इंटू टाउ BD। permissible value of tau BD for plain bar under tension for LSM। ग्रेड ऑफ कंक्रीट tau BD का मान M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5 एंड M35 के लिए 1.7 अथवा एंड M40 और एवो के लिए 1.9 कंसीडर लिया जाता है। नोट पॉइंट यदि HYST बार का प्रयोग किया जा रहा है तो टाउ BD का उपरोक्त मान 60% बढ़ा देते हैं। यदि HYST बार का प्रयोग किया जा रहा है तो टाउ BD का मान उपरोक्त मान 60% बढ़ा देते हैं। फॉर कंप्रेशन इंक्रीजिंग बाई 25%। फॉर कंप्रेशन इंक्रीजिंग बाई 25%। WSM में टाउ BD टेबल की यदि बात करें तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और टाउ BD का मान M10 के लिए M15 के लिए 0.6, M20 के लिए 0.8, M25 के लिए 0.9, M30 के लिए 1.0, M35 के लिए 1.1, M40 के लिए 1.2, M45 के लिए 1.3, M50 के लिए 1.4 लिया जाता है।
इससे पहले हम यदि नोट पॉइंट की बात करें तो द वैल्यू ऑफ टाउ बी डी ग्रेटर देन मतलब इंक्रीज होगा बाई 60% when defined bar used as having better interlocking load formation concrete कह रहा कि द वैल्यू ऑफ टोबीडी इंक्रीज बाई 60% when जब डिफॉर्मेशन बार यूज्ड एज हैविंग बेटर इंटरलॉकिंग लोड फॉर्मेशन इन कंक्रीट। आइए एक नोट पॉइंट और पढ़ते हैं। पहला है इसमें FE 250 ग्रेड के लिए हम हमेशा HYST का मान कम होता रहना, ये क्या लिखा है इसको पढ़िएगा। सेकंड है LD कंप्रेशन डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज ड्यू टू बॉन्डिंग ऑफ द बार। डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज ड्यू टू बॉन्डिंग ऑफ द बार। नंबर ऑफ बंडल डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज ड्यू टू बंडलिंग ऑफ बार। नंबर ऑफ बंडल और डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज 2 के लिए 10%, 3 के लिए 20%, 4 के लिए 33%। वे टू प्रोवाइड इंकरेज लेंथ स्टैंडर्ड बॉन्ड 90 डिग्री पर, स्टैंडर्ड हुक 180 डिग्री पर, स्टीरअप बेंडिंग की कंडीशन में देख सकते हैं आप 3 प्रकार से लिया जाता है। पहला एक 90 डिग्री पर, 135 डिग्री पर और 180 डिग्री पर हो जाएगा। एंगल और वैल्यू 45 डिग्री के लिए 4.5 और 90 डिग्री के लिए 8.5, 135 के लिए 12.5, 180 के लिए 16.5 कंसीडर किया जाता है। R=2.5 इन माइल्ड और R=4.5 HYST। RCC में यूज होने वाली स्टीरप्स में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान देखते हैं। एक तरफ ग्रेड दिया गया है और दूसरी तरफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। FE 250 के लिए 140 न्यूटन पर mm² और FE 415 के लिए 230 न्यूटन पर mm², FE 500 के लिए 275 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्प्लाइसिंग। पहला है लैपिंग, दूसरा वेल्डिंग, तीसरा कपलिंग। बेंडिंग टेंशन लैब लेंथ इक्वल टू मैक्सिमम LD या फिर 35, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम देंगे। डायरेक्ट टेंशन लैब लेंथ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 21D और 35। कंप्रेशन लैब लेंथ इक्वल टू मैक्सिमम LD और 24.5। लैब लेंथ में पिच जो होगा नॉट लेस देन 6 mm तथा नॉट ग्रेटर देन 100 mm के बीच होना चाहिए। फॉर बार डाया ग्रेटर देन 32 mm लैपिंग इज नॉट डिजायरेबल। फॉर बार डाया ग्रेटर देन 32 mm लैपिंग इज नॉट डिजायरेबल। नोट पॉइंट फर्स्ट, फॉर बार्स ऑफ अनइक्वल डाया लैप लेंथ इज कैलकुलेटेड
far of unequal dia life length is calculated corresponding to smaller dia of bar. The more than 50% reinforcement should be spliced at one location. No splicing zone 50%. डिजाइन ऑफ क्या लिखा है, सीयर लिखा है क्या, आप इसको देखिएगा। डिजाइन ऑफ सीयर मतलब अब इसके बाद एएसपी पर सीयर फोर्स सेक्शन की सीयर कैपेसिटी से अधिक नहीं होना चाहिए। इफ नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट क्राइटेरिया देन तो एसीपी से टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ 0.75 की दूरी तक एक्स्ट्रा शियर फोर्स निम्न अनुसार देना होता है। एएसबी ग्रेटर देन 0.4 बी एस बी अपॉन एफ वाई, और जहाँ एस बी नॉट ग्रेटर देन टी अपॉन एट बीटा विच ईवर इज मिनिमम। बीटा इजकल टू एरिया ऑफ कर्टल रेनफोर्समेंट अपॉन एरिया ऑफ टोटल रेनफोर्समेंट हो जाएगा। थर्ड है इसमें फॉर 36 mm और लेस देन डाया बार एसीपी के आगे कम से कम दोगुना स्टील का एरिया देना होता है और शियर फोर्स लेस देन नॉट लेस देन 3/4 ऑफ शियर कैपेसिटी। पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट और सैगिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट, इसके लिए दी गई रेनफोर्समेंट एएसटी प्लस को कम से कम सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर 1/3 कंटिन्यूअस सपोर्ट के अंदर 1/4 सपोर्ट के फेस से मिनिमम LD/3 तक ले जाना चाहिए। निगेटिव टेंशन रेनफोर्समेंट एएसटी माइनस यदि हम बात करें तो कंटिन्यूअस सपोर्ट पर आने वाले निगेटिव मोमेंट के लिए दी गई रेनफोर्समेंट एएसटी माइनस का मिनिमम 1/3 भाग पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के आगे DR12 और LC/12 जो भी मैक्सिमम होगा तक ले जाते हैं। मोमेंट एंड शियर कोफिशिएंट टेबल अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। टाइप्स ऑफ लोड, डेड लोड, लाइव लोड, इसके लिए अलग अलग कंडीशन दिया गया है। पहला है स्पान मोमेंट और सपोर्ट मोमेंट। स्पान मोमेंट, सपोर्ट मोमेंट। स्पान मोमेंट को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, नियर द मिड इंड स्पान और मिडिल ऑफ अदर देन इंटरमीडिएट के लिए। नियर द मिड इंड स्पान की हम बात करें तो डेड लोड 1/12 और लाइव लोड 1/10। मिडिल ऑफ अदर इंटरमीडिएट स्पान के लिए हम बात करें तो डेड लोड के लिए 1/16 और LL लाइव लोड के लिए 1/12 लिया जाएगा। और सपोर्ट मोमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट टू इंड सपोर्ट -1/10 और डेड लोड में लाइव लोड में -1/9 लिया जाता है। और वहीं यदि अदर इंटरमीडिएट स्पान की बात करें तो डेड लोड -1/12 और लाइव लोड -1/9 लिया जाएगा। एट द इंड सपोर्ट डेड लोड 0.4 एंड लाइव लोड 0.45 कंसीडर किया जाता है। एट नेक्स्ट ऑफ इंड सपोर्ट की बात करें तो आउटर पर 0.66 लिया जाएगा और इनर पर 0.55 एंड 0.6 लाइव लोड में और डेड लोड में 0.55। एट अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो डेड लोड के लिए 0.5 कंसीडर किया जाएगा और लाइव लोड के लिए 0.6 कंसीडर किया जाएगा। आगे देखते हैं डिजाइन ऑफ स्लैब। डिजाइन ऑफ स्लैब की हम बात करें तो
ऐसा स्ट्रक्चर एलिमेंट जिसमें 1D 1 डायमेंशन शेष दोनों की तुलना में बहुत कम होती है, मुख्यतः बेंडिंग का प्रभाव रहता है, डिजाइन स्लैब कहलाता है। एस्पेक्ट रेशियो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पान अपॉन इफेक्टिव लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पान इक्वल टू हो जाएगा हमारा एस्पेक्ट रेशियो। इफ एस्पेक्ट रेशियो का मान ग्रेटर देन 2 देन वन वे स्लैब एंड इफ एस्पेक्ट रेशियो इज लेस देन आर इक्वल टू 2 देन टू वे स्लैब कंसीडर करते हैं। स्लैब को बेंडिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। नोट पॉइंट, चारों किनारे पर सपोर्ट किसी रेक्टेंगुलर स्लैब में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करते समय शार्टर स्पान का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि चारों किनारों पर सपोर्ट किसी रेक्टेंगुलर स्लैब में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करते समय हमेशा शार्टर स्पान का प्रयोग करते हैं। फ्लैट स्लैब रीजन टू प्रोवाइड फ्लैट स्लैब इकोनॉमिकल होता है, बेटर एस्थेटिक गुड अपीयरेंस होता है, बेटर लाइट डिस्पर्सन, इजी इन प्रोवाइडिंग एसी डक्ट, इलेक्ट्रिक डक्ट एंड फायर फाइटिंग डक्ट etc. कोडल प्रोविजन मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब की बात करें तो 12 mm कंसीडर किया जाता है। क्रिटिकल शियर इज पंचिंग शियर और टू वे शियर। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द पंचिंग शियर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ D/2 फ्रॉम द फेस। और इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर कुछ छूट गया हो तो सॉरी। अब कोडल प्रोविजन ऑफ सॉलिड स्लैब, पहला पॉइंट है इसमें नॉमिनल कवर मिनिमम 20 mm विच कैन बी रिड्यूस्ड 15 mm फॉर माइल्ड एक्सपोजर एंड बार डाया ऑफ 12 mm और लेस। रेनफोर्समेंट की हम बात करें तो इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केस। In case of slab, shear reinforcement are generally not provided if the shear criteria is not satisfied. The thickness of slab is increased. नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड। टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू मेन रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स को बेंडिंग के टॉप पर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑलवेज प्लेस्ड एबो द मेन रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ वन वे स्लैब टू इंश्योर हायर इफेक्टिव डेप्थ। टू वे स्लैब की यदि हम बात करें तो इसमें टू वे स्लैब में both the reinforcement are main reinforcement, however higher load transfer is along the shorter span and the reinforcement along the shorter span is kept near to tension phase to ensure higher effective depth for large bending moment. 5 maximum not greater than D/8 यानी कि टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, जहाँ पर D टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब हो जाएगा। 5 मिनिमम ऑफ मेन बार इक्वल टू 10 mm फॉर Fe 250 और 8 mm HYST के लिए कंसीडर करते हैं। Fe 415 के लिए एंड Fe 500 के लिए नॉट आ IS कोड प्रोविजन। कह रहा कि Fe 500 के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है।
फाइव मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 6 mm फॉर बोथ FE 250 एंड HYST। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया फॉर स्लैब is given in IS code. However, we shall consider the maximum reinforcement of beam in case of slab also. नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड 0.15 ऑफ ग्रास एरिया FE 250 एंड 0.12% ऑफ ग्रास एरिया FE 415 एंड 500। The minimum value is valid for both direction. The minimum value is valid for both direction. Minimum spacing not greater than minimum of 3D or 300 mm। इसमें से जो भी मिनिमम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर मेन बार। मैक्सिमम स्पेसिंग की यदि हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी या ट्रांसफ़र रेनफोर्समेंट के लिए नॉट ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 5D अप या फिर 300 mm। नेक्स्ट है इसमें हमारा शियर डिजाइन की यदि बात करें तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रेनफोर्समेंट शैल बी टेकन एज K into tau c for slab. K is function of grade of concrete. K is function of grade of concrete, percentage tensile reinforcement, overall depth D of slab. यदि for minimum depth वो के जो है 1.3 कब कंसीडर करेंगे फॉर मिनिमम डेप्थ लेस देन 150 और 150 डेप्थ जो है 150 से 300 के बीच में जब होगा तो के का मान 1.6 से लिया जाएगा। और 1 कब कंसीडर किया जाएगा जब 300 से ज़्यादा डी का मान होगा। टू सेफ गार्ड against diagonal compression failure, tau b not greater than 0.5 tau c max, and for satisfy against shear, tau b less than or equal to K into tau c. D point deflection control for two-way slab up to 3.5 meter shear for span and अप टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड हो तो L इफेक्टिव अपॉन D का जो रेशियो शुड बी लेस देन फॉलोइंग टेकन्स। सपोर्ट कंडीशन सिंपली सपोर्ट कंडीशन दिया गया है और सपोर्टेड FE 250 और FE 415 के लिए ये वैल्यू दिया गया है। सपोर्ट कंडीशन सपोर्टेड होगा तो उस केस में 35 FE 250 के लिए और 28 FE 415 के लिए। कंटिन्यूअस की बात करें तो FE 250 के लिए 40 और FE 415 के लिए 32 हम लेंगे। नोट पॉइंट डाया ग्रेटर देन L इफेक्टिव अपॉन 35 और FE 415 के लिए D ग्रेटर देन L इफेक्टिव अपॉन 28 हो जाएगा। अतः HYST प्रोवाइड मोर डिफ्लेक्शन देन माइल्ड स्टील। इफ रेक्टेंगुलर स्लैब इज सपोर्टेड फ्रॉम एट 4 डायरेक्शन द shorter span is always bending moment calculation and all above calculation. Design of one-way slab. डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या है कि डिजाइन ऑफ स्लैब की
से क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेन जो फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं, बाकी डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ डी एंड एल इफेक्टिव फॉर फ्रॉम प्राइमरी कैलकुलेशन। एल इफेक्टिव अपॉन डी निकालने के लिए हम इसका मान लेस देन K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, जहाँ पर K1 डिपेंड्स ऑन स्पान लेंथ, K2 परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट 1 to 1.6 एंड K3 1 लिया जाएगा, लेकिन परसेंटेज डिपेंड ऑन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट M4 1 कंसीडर किया जाएगा, लेकिन रेक्टेंगुलर केस में K4 इक्वल टू विड्थ ऑफ वेब अपॉन विड्थ ऑफ फ्लेंज लेते हैं। फिर स्टेप 4 में कैलकुलेट डी एंड डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, यूज बेंडिंग कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस स्लैब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये सब हमारा डिजाइन का पार्ट है, इसको आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम इसकी अभी यहाँ पर कर रहे हैं। और ये आपके एग्जाम में बहुत रेयर केस में आएगा, बाकी आने वाला ये नहीं है। इसको यदि आप देखना चाहे, क्योंकि IS कोड का प्रोविज़न है, IS कोड प्रोसीडर रेक्टेंगुलर रिस्ट्रेंट स्लैब, इसके लिए हम टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर रिस्ट्रेंट स्लैब की बात करें तो इंटीरियर पैनल, शॉर्ट एज, डिसकंटिन्यूअस थर्ड है, लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस फोर्थ है, टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस एंड टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस नेक्स्ट है, टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस एंड सेवेंथ है, थ्री एज डिसकंटिन्यूअस और वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, एट्थ है थ्री एज डिसकंटिन्यूअस और वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, नाइन्थ है ऑल एज डिसकंटिन्यूअस। तो इस प्रकार आप जो है इसमें देखिए दिया भी गया है 1 2 एंड 3 4, ये सब आप देख सकते हैं। बाकी 9 तक इस पूरा जो है दिया गया है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। फॉर ईच केस वी विल हैव मोमेंट कोफिशिएंट फॉर माइल्ड मिड स्पान एंड एट एज। फॉर रिस्ट्रेंट स्लैब dx and dy were modified by Marcus and thus these values are given in table number 26 of IS 456/2000। अनस्ट्रेंड के लिए ये मैक्सिमम यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट लिया गया है WL²/8, और रिस्ट्रेंट के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान 1/3 W इंटू WL²/8 कंसीडर किया जाता है। यहाँ रिडक्शन कोएफिशिएंट ड्यू टू चेंज अनस्ट्रेंड टू रिस्ट्रेंट के लिए है। आर रिडक्शन कोएफिशिएंट हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय मोरकस, C इक्वल टू 1 - 5/6 इंटू R का स्क्वायर/1 + R की पावर 4 हो जाएगा। नोट पॉइंट, हाउ यूर dx एंड dy गिवन इन टेबल 26 ऑफ IS 456/2000 आर नॉट बेस्ड ऑन मोरकस थ्योरी, दे आर बेस्ड ऑन यील्ड लाइन थ्योरी। इसको समझ पा रहे हैं आप? हमें बाद में समझाइएगा। कंप्रेशन मेंबर इसके बाद आता है। थोड़ा से 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं।